हेलो दोस्तों, जब हम किसी भी फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस फील्ड में स्कोप क्या है। एंड डेफिनेटली जब हम जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात कर रहे हो तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को लेके इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, इनको समझे बिना हम शायद बिजनेस में आगे क्या कर सकते हैं या तो हम किस लेवल पे जा सकते हैं उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में इंडिया के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या अपॉर्चुनिटीज़ छिपी हुई है। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपसे डिस्कशन करूंगा उन बातों को लेके जहां पे डेटा के साथ हम ये समझेंगे कि पर्टिकुलर मैनर में अलग अलग जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंड अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इन बातों को समझने से ये पिक्चर क्लियर होता है कि मुझे आगे इस फील्ड में अगर बढ़ना हो तो मुझे कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और डेटा ये बहुत भली भांति समझाता है कि फोकस अगर आपका राइट जगह पे हो, राइट प्रोडक्ट को लेके, तो डेफिनेटली ये सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर राइट नाउ रोल क्या है। अगर हम बात करें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में तो इंडिया 29% ग्लोबल ज्वेलरी कंजम्पशन करता है एंड इसीलिए इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड ज्वेलरी कंज्यूमर है। उसके साथ साथ ये सेक्टर 46.4 लाख एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट देता है एंड डेफिनेटली 3 लाख से ज़्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी प्लेयर्स पूरे इंडिया के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैन्युफैक्चरर और जो भी रिटेलर्स हैं वो इंक्लूड है। एंड डेफिनेटली इन फिगर्स को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि इटसेल्फ इंडिया के अंदर हम इतनी ब्यूटीफुल एंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो शायद दुनिया के कोई भी कोने में देखने को नहीं मिलती। मैं तकरीबन 8 कंट्री में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अलग अलग ट्रेड शो को विजिट करके आया हूँ एंड डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि जिस तरह की क्राफ्टमैनशिप और बट ऑब्वियस वो भी इंडिया के अलग अलग स्टेट वाइज एंड उनकी जो कारीगरी है उनके हिसाब से ये बहुत ही अलग है और डेफिनेटली इस तरह की कारीगरी दुनिया के कोई कोने में आपको नहीं देखने को मिलती। सो जो हमारी हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी हैं इसका अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर एक अलग इम्प्रेशन है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें डायमंड्स की तो डेफिनेटली वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर। साथ में धीरे धीरे हम लोग जो भी जेमस्टोन्स है, प्रेशियस या सेमी प्रेशियस, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल पे आगे मूव कर रहे हैं। बात करें अगर सेक्टर के टोटल कंट्रीब्यूशन की इंडिया की जीडीपी में तो ये 7% का कंट्रीब्यूशन अदा करता है और मुझे लगता है कि पेट्रोलियम के बाद अगर सबसे बड़ा कोई सेक्टर है जो कि जीडीपी के अंदर 7% का हिस्सेदार हो तो वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है। इससे भी पता चलता है कि ये सेक्टर अपने आप में कितना विशाल सेक्टर है। ऑब्वियसली मैंने आपको आगे बताया कि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए हम लोग वर्ल्ड के सबसे बड़े डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर के तौर पे माने जाते हैं। बोला जाता है कि दुनिया में जो 100 डायमंड बिकते हैं उसमें से 90 डायमंड इंडिया में तैयार होते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया दुनिया के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक प्रीफर्ड एक्सपोर्टर माना जा सकता है और आने वाले टाइम में हम इनके अंदर बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे। उन बातों को समझने के लिए कुछ फिगर एंड फैक्ट्स पे बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किस तरह से सच्ची हकीकत है और आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं इस सेक्टर के अंदर। सबसे पहले तो इंडिया इटसेल्फ गोल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इसलिए हम जानते हैं कि जितनी डिज़ाइंस हम इंडिया में तैयार करते हैं शायद उतनी डिज़ाइन दुनिया के और कोई कोनों में नहीं बनती। साथ में टोटल जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को अगर हम काउंट करें 2024 के कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जो कि जनवरी टू दिसंबर 2024 का डेटा है, तो हमने 2.51 लाख करोड़ का टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया था पूरी दुनिया में। एंड डेफिनेटली ये इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में एक बड़ा शेयर अदा करता है। दोस्तों ये जो 2.51 लाख करोड़ का हमने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक्सपोर्ट किया था उसमें 1.32 लाख करोड़ के हमने कट एंड पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट किए थे, जबकि बाकी की जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनका एक्सपोर्ट रिमेनिंग अमाउंट में हुआ था। और अगर मैं डायमंड की बात करूं तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में इसका शेयर 53% जितना मातबर है। इंडिया के जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में जितना भी हमने एक्सपोर्ट
2024 में किया है उसके हिसाब से यूएस, यूरोप, हांगकांग, यूएई एंड बेल्जियम ये ऐसे मार्केट है जो सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। एंड इसके अलावा कई सारे कंट्रीज़ में हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन अगर यूएस को देखें तो ये हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के टोटल एक्सपोर्ट का 1/4 हिस्सा अकेला कंज्यूम करता है। एंड सो इट इज़ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। पर यहाँ पे समझने जैसी बात यह है दोस्तों कि 2024 कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी टू दिसंबर 2024 में पूरी दुनिया ने, अगर मैं ज्वेलरी की बात करूं तो टोटल 30 लाख करोड़ का ज्वेलरी इंपोर्ट किया था। मैं यहाँ पे डायमंड्स या जेमस्टोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ज्वेलरी की, जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर या तो प्लेटिनम ज्वेलरी इंक्लूड है। और माना जा रहा है कि 2032 तक ये मार्केट 42 लाख करोड़ को रीच करेगा। अगर हम पिछले कैलेंडर ईयर के डेटा के सामने भी इंडिया के एक्सपोर्ट को काउंट करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ज्वेलरी की, तो ये था तकरीबन 1,19,000 करोड़। आप सोचिए कि पूरी दुनिया का इंपोर्ट 30 लाख करोड़, जिनके सामने हमारा शेयर कितना परसेंट है। और इससे पता चलता है कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। जब मैं बात करता हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, खासतौर पे ज्वेलरी सेक्टर में इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर है। चलिए अब इन बातों को थोड़ा डेटा के साथ समझते हैं ताकि आपको पता चले कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों ये इंडिया के 71 नंबर चैप्टर यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी में आने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट डेटा है। आप यहाँ पे क्लियरली समझ रहे हैं कि 2021, 22, 23 एंड 24 में हमारा जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर था वो पर्टिकुलरली बाजू में जो अमाउंट दिया है उसके हिसाब से इतना करोड़ था। यानी कि 2021 में हमने 2,82,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था, जबकि 2024 में हमने 2,50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। अब जो ये एक्सपोर्ट की फिगर देख रहे हैं उसमें 2024 में एक्सपोर्ट में कटौती इसलिए आया क्योंकि नेचुरल डायमंड का जो एक्सपोर्ट था वो पिछले कुछ सालों के अंदर डिक्लाइन गया बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वॉर्स इन द वर्ल्ड लाइक रशिया एंड यूक्रेन, एंड उसके अलावा जो भी इजराइल एंड गाज़ा पट्टी की वॉर थी। तो डेफिनेटली उसके सामने अगर आप ज्वेलरी की बात करें तो इसमें हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिला है। ये तो मैंने आपको बताया इंडिया का चैप्टर नंबर 71 में वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट था उनके बारे में इंडिया से। लेकिन अगर हम उसी साल दुनिया भर का पर्टिकुलरली इंपोर्ट देखें 2024 में, तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में पूरी दुनिया ने 79,30,000 करोड़ का इंपोर्ट किया था। मैं जो फिगर यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको थोड़ा एनालिसिस करिएगा, आपको इसका आंसर मिलेगा कि ये लाखों करोड़ों में बात हो रही है और जहाँ पे कितना बड़ा गैप हमारे एक्सपोर्ट में और वर्ल्ड के इंपोर्ट में है। और यहाँ पे परसेंटेज वाइज ये भी दिया है कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में लास्ट ईयर 2024 में जो जेम्स एंड ज्वेलरी का शेयर था वो 6.8% था। और अगर 2024 कैलेंडर ईयर में इंडिया का एक्सपोर्ट हम सारी प्रोडक्ट का देखें तो ये अराउंड 36 लाख करोड़ के आजू बाजू था। पर आप वर्ल्ड वाइड जो इंपोर्ट दुनिया कर रही है उसके सामने इंडिया के एक्सपोर्ट को अगर कंपेयर करें तो ये तकरीबन 3.16% ओनली था। इसका मतलब तकरीबन पूरी दुनिया में हमारे लिए 97% मार्केट आज की तारीख में खाली है जब मैं बात करता हूँ एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं कि 71 नंबर के चैप्टर में इंडिया ने इंपोर्ट कितना किया था। और जब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 71 की, तो याद रखिए कि इसमें ज्वेलरी इंक्लूड्स हैं, डायमंड्स इंक्लूड्स हैं, जेम स्टोन्स भी इंक्लूड है, एंड उसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी जहाँ पे 1 ग्राम या 2 ग्राम किसी भी मेटल का यूज़ हुआ हो तो ये भी इंक्लूड है। उसके अलावा मेडेलियन, माउंटिंग, ये सारी प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। सो चैप्टर नंबर 71 इसका सीधा मतलब प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स और इसके अलावा जितनी भी प्रीशियस मेटल्स हैं उन सब का इंक्लूजन इसमें है। अगर मैं 2022, 23 और 24 के इंपोर्ट डेटा को चेक करूं तो तकरीबन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने 6 से 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट एवरी ईयर चैप्टर नंबर 71 में किया। इतना बड़ा इंपोर्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम लोग गोल्ड इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो गोल्ड माइनिंग होनी चाहिए वो नहीं है, एंड डेफिनेटली ये बाय नेचर है। तो हम लोग गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे गोल्ड का कंजम्पशन जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। और उसके सामने हम लोग जो भी डायमंड्स है उनकी भी रफ इंपोर्ट करते हैं तो उनका भी एक बड़ा अमाउंट इंपोर्ट में जाता है। तो दोस्तों ये हमने देखा ओवरऑल पिक्चर
कि चैप्टर नंबर 71 में इंडिया क्या परफॉर्म कर रहा है और दुनिया भर के अंदर ऑलरेडी कितना इंपोर्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड स्पेसिफिकली कुछ प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 71 में हमने पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट किया है उसमें टॉप 14 कंट्री कौन कौन से थे जिन्होंने मैक्सिमम इंपोर्ट इंडिया से किया। डेफिनेटली फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए, जिनको हमने लास्ट ईयर तकरीबन 78,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। सेकेंड नंबर पे यूएई है 62,000 करोड़ के साथ। देन आफ्टर हांगकांग, बेल्जियम, यूके, थाईलैंड एंड स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री। याद रखें कि पूरी दुनिया में 239 कंट्रीज़ हैं। अगर मेन इकोनॉमी पकड़े तो 196 है और जिनमें से मैंने खाली 14 कंट्री का ये डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अगर आप ये 14 कंट्री के टोटल एक्सपोर्ट की फिगर्स को अगर समराइज कर दें तो भी ये फिगर मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर अगर हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उसमें खाली 14 कंट्री के डेटा को समराइज कर लें तो इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का तकरीबन 80% एक्सपोर्ट तो मात्र इन कंट्रीज़ में हो रहा है। इसका मतलब बाकी के कंट्रीज़ में हम खाली 20% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बड़े मार्केट हो सकते हैं लेकिन शायद आज तक हमने उनको अच्छे से टैप नहीं किया है। चलिए अब ये इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन थे, मैंने वो बताया, लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2024 में दुनिया के अंदर जिन्होंने हाईएस्ट इंपोर्ट किया था चैप्टर नंबर 71 का वो कौन कौन से कंट्री है। एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज़ द लिस्ट जहाँ पे स्विट्जरलैंड टॉप के ऊपर है, जिनका टोटल इंपोर्ट चैप्टर नंबर 71 की प्रोडक्ट का 10,42,000 करोड़ था। अब नीचे देखिए चाइना जिनका 9,98,000 करोड़ का, हांगकांग 9,31,000 करोड़, यूनाइटेड किंगडम तकरीबन 8 लाख करोड़, उसके अलावा यूएसए तकरीबन 7.5 लाख करोड़ एंड इंडिया 7 लाख करोड़। एब्सोल्युटली ये वो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनके इंपोर्ट में अगर सबसे बड़ा हिस्सा किसी का है तो वो गोल्ड का है, पर अगर उनको आप बात कर दें फिर भी ये लाखों करोड़ों में ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम उन कंट्रीज़ के अंदर हमारे एक्सपोर्ट की बात करें तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज बहुत कम दिखता है। मैं प्रोडक्ट रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन में आपको लेके आगे बढ़ता हूँ ताकि आप ये पता लगा पाए कि अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंपोर्ट हो रहा है उसके सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने खड़ी है। दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकली ज्वेलरी की बात करूं तो इसमें गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एंड इमिटेशन ज्वेलरी को इन्वॉल्व किया जा सकता है। गोल्ड ज्वेलरी यानी कि स्टडेड, अनस्टडेड विद डायमंड और जेमस्टोन, या तो फिर प्लेन ज्वेलरी जिसके अंदर मीनाकारी या ऐसा कोई भी आपने काम किया है तो वो सब गोल्ड ज्वेलरी में इंक्लूड है। यानी कि 711319 ये उसका एचएस कोड है जिनमें सारी अलग अलग टाइप की गोल्ड ज्वेलरी आती है। उसी तरह से 711311 देखें तो ये सिल्वर ज्वेलरी है एंड साथ में 7117 ये इमिटेशन ज्वेलरी है। आप देखिए पिछले 4 साल के जो डेटा है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। गोल्ड ज्वेलरी में 2021 से लेकर 2024 तक रेगुलर बेस पे हमने एक्सपोर्ट में इजाफा किया। उसके साथ साथ आप नीचे देखेंगे तो सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी हमने कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि जो पीछे के साल के डेटाज आपको डाउनवर्ड दिख रहे हैं ये हांगकांग ने जो इंपोर्ट बंद किया उसकी बदौलत, पर अगर बाकी के कंट्रीज़ के एनालिसिस करें तो हमने कई सारे कंट्रीज़ के अंदर लास्ट ईयर्स के अंदर एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया है। एंड डेफिनेटली ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, उन सालों की बात कर रहे हैं जहाँ पे वर्ल्ड सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। पेंडेमिक के बाद ये सारे साल है जहाँ पे धीरे धीरे सारी इकोनॉमीज ओपन होती गई एंड बट ऑब्वियस उनकी जो खरीदी है वो धीरे धीरे बढ़ी। अभी बैठी हुई स्प्रिंग में अगर हमने इतना काम किया है तो आप सोचो जब ये स्प्रिंग छूटेगा यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी ओपन होगा तो हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। इवन आप इमिटेशन ज्वेलरी में देखिए, इसके अंदर भी क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि हम रेगुलर बेस पे इन प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं और धीरे 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 आगे हम उसमें कैसे बढ़ते जाए उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी वर्ल्ड की अपॉर्चुनिटीज़ कुछ अलग ही पिक्चर दिखाती हैं एंड मैं वो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डेटा के थ्रू दिखाना चाहूँगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, इट इज़ अबाउट द गोल्ड ज्वेलरी जो कि 711319 है, जहाँ पे ये चार्ट मैंने रखा है। आप दुनिया के टॉप 14 कंट्रीज़ जो गोल्ड ज्वेलरी का इंपोर्ट करते हैं उनका डेटा 3rd नंबर की कॉलम में देख सकते हैं।
उसके सामने इंडिया ने जो एक्सपोर्ट 2024 कैलेंडर ईयर में किया उनका डेटा है, और बाजू में लास्ट में मैंने दिया है अनटैप पोटेंशियल मार्केट इन दैट कंट्री, यानी कि उस पर्टिकुलर मार्केट में हमारे लिए अभी भी कितना गैप पड़ा हुआ है, कितना खाली जगह पड़ा हुआ है जिनको हम फुलफिल कर सकते हैं। पहला कंट्री है हांगकांग, जिन्होंने लास्ट ईयर गोल्ड ज्वेलरी का टोटल इंपोर्ट किया था 1,47,000 करोड़ के आजू बाजू, और इंडिया का एक्सपोर्ट था 4,600 करोड़ के आजू बाजू, यानी कि हांगकांग में तकरीबन 96.82% का मार्केट अभी भी खाली है इंडियन एक्सपोर्ट के लिए। डेफिनेटली सेकेंड नंबर पे यूएई है, जहाँ पे 68% जितना मार्केट हमारे लिए खाली है, यूएस में 75%, और देर आर सेवरल कंट्री जिनके अंदर आपको 90% के ऊपर मार्केट खाली दिखेगा। द ब्यूटीफुल डेटाज आर गिवन अबाउट द स्विट्जरलैंड कि लास्ट ईयर स्विट्जरलैंड का टोटल इंपोर्ट 75,000 करोड़ के आजू बाजू था, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट मात्र 174 करोड़ था। तो क्या स्विट्जरलैंड के अंदर जो ज्वेलरी चलती है उसको हम बना नहीं सकते? क्या हम उन डिज़ाइंस को रेडी नहीं कर सकते अगर हम स्टडी करें तो? अगर प्रॉपर मैनर में उनके जो अलग अलग ज्वेलरी डिज़ाइंस की रिक्वायरमेंट है उनको वहाँ के ट्रेड फेयर के थ्रू स्टडी करें, उनके ब्रोशर के थ्रू स्टडी करें, मुझे लगता है डेफिनेटली किसी भी कंट्री की उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर स्टडी की जाए और प्रोडक्ट को तैयार किया जाए तो दुनिया के कोई भी मार्केट में हम अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, एंड डेफिनेटली अगर हम कंज्यूमर बेस पे देखें तो वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। तो आज तक हमने लोकल मार्केट में तो बेचा ही था, लेकिन अब टाइम है इंटरनेशनल मार्केट को देखने का और इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझ के आगे बढ़ने का। चलिए उसी तरह से अगर हम बात करें सिल्वर ज्वेलरी के बारे में, जो कि 711311 में आता है, तो आप देख सकते हैं दुनिया के टॉप इंपोर्टर कंट्री में यूएसए, हांगकांग, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड एंड स्पेन जैसे बहुत सारे कंट्री हैं। उनका इंपोर्ट देखिए और बाजू में इंडिया का एक्सपोर्ट देखिए, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट दैट कि ऑलमोस्ट कंट्री के अंदर आपको 90% से ऊपर का जो गैप है वो दिख रहा है। अगर हम सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी प्रॉपर मैनर में ब्यूटीफुल क्राफ्टमैनशिप दिखाए तो दुनिया इसका भी एक बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे तो मैं खाली दुनिया के टॉप 14 या तो 12 कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। आप सोचो कि 239 कंट्री हैं, अगर छोटे छोटे कंट्री भी पकड़े जाए और उसकी रिक्वायरमेंट को समझा जाए तो एक कंट्री और एक मार्केट को पकड़ के भी आप जितना ग्रोथ करना चाहते हैं इस सेक्टर में वो कर सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से अगर हम इमिटेशन ज्वेलरी की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ने से अब लोग धीरे धीरे इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे आप 1 ग्राम या 2 ग्राम गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी को तैयार कर सकते हैं। हालांकि सिल्वर के अंदर तो प्लेटेड की ज़रूरत नहीं होगी, पर गोल्ड के अंदर आप प्लेटिंग करके जो भी इमिटेशन ज्वेलरी बनाते हैं उनका दुनिया में बड़ा मार्केट है। अगर हम कभी थाईलैंड या चाइना या कोरियन ज्वेलरी को देखें जो प्लेटेड है, तो उनकी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, और दुनिया के कई ऐसे कोने हैं जहाँ पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा दिमाग को ओपन करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ प्रॉपर मैनर में स्टडी करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम दुनिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ छिपी हैं उनमें आगे बढ़ पाए, खास तौर पे जब मैं बात करता हूँ ज्वेलरी की। चलिए अब हम बात करते हैं स्टोन्स के अंदर, खासतौर पे जो डायमंड्स एंड जेमस्टोन है उनके बारे में। मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग एचएस कोड को यूज़ किया है। 7102 जो कि नेचुरल डायमंड दिखाता है, 7103 जिसमें प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस सारे जेमस्टोन आ गए, एंड 7104 जिसके अंदर लैब ग्रोन डायमंड्स इंक्लूड है। अब देखिए 2023 और 24 के कंपैरिजन के हिसाब से नेचुरल डायमंड में हमें ड्रेस्टिक डाउनवर्ड ग्रोथ दिखने को मिला, बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी क्लियर। जो दुनिया भर के अंदर वॉर चल रहे हैं, और बट ऑब्वियस इसकी बदौलत इजराइल जो सबसे बड़ा हमारा क्लाइंट है, और लास्ट ईयर चाइना ने भी इंपोर्ट जो है वो डायमंड्स का कम किया, एंड इसकी बदौलत हमें कहीं ना कहीं ये लॉस देखने को मिला। अब नीचे देखिए प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस जेम स्टोन की बात अगर हम करें तो 2020 से लेके 2024 तक इसके अंदर पर्टिकुलरली 50% से ऊपर का ग्रोथ हमको मिला है। लेकिन आप यहाँ पे जो डेटा देख रहे हैं उसमें कैलेंडर ईयर में हमें तकरीबन जो डिफरेंस मिल रहा है वो 400 करोड़ के आजू बाजू है। हालांकि ये डिफरेंस का रीज़न भी बहुत क्लियर है कि जेमस्टोन हम लोग जनरली इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम यूज़ हम अपनी ज्वेलरी बनाने में करते हैं। तो जेमस्टोन के एक्सपोर्ट पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको आगे फिगर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड डेफिनेटली
जेमस्टोन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे भी आप प्रॉफिट मार्जिन को अच्छे से सेट करके पूरी दुनिया के अंदर इनका बिजनेस चला सकते हैं। बट ऑब्वियस पॉलिशिंग एंड कटिंग तो हम जेमस्टोन का भी इंडिया में बहुत प्रॉपर मैनर में करते हैं। बट अब हमें मार्केट की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है जो कि इंटरनेशनली बहुत बड़े लेवल पे अवेलेबल है। एंड बात करें 7104 जो कि लैब ग्रोन डायमंड का एचएस कोड है। हम सबको पता है कि पिछले 2-3 सालों से लैब ग्रोन डायमंड का एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ा। लास्ट ईयर जो भी आपको यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड का इंपोर्ट कम दिखाई दे रहा है, ये बट ऑब्वियस इंटरनेशनल टर्मोइल की बदौलत है, पर जो भी अमाउंट है वो इतना कम नहीं है कि हम यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट ग्रोथ ना देख पाए। इवन अगर हम 2021 से लेकर 2024 के डेटा को देखें तो 2021 में शायद इंडिया से लैब ग्रोन डायमंड का एक्सपोर्ट 100 करोड़ से ऊपर नहीं था, जो कि 2024 में 12,000 करोड़ के आजू बाजू गया। एंड डेफिनेटली अभी के माहौल को देखते हुए आने वाले टाइम में लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का बड़ा डिमांड क्रिएट होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे मिडिल क्लास की बात आती है या तो लोअर क्लास की बात आती है और उनको अगर डायमंड पहनना है तो डेफिनेटली लैब ग्रोन डायमंड इज़ द वेरी कंफर्टेबल सॉल्यूशन। एंड ऑब्वियसली इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया की कई कंट्रीज़ के अंदर अब लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी की अलग से अपनी एक डिमांड है। एंड बट ऑब्वियस देयर आर सेवरल कंपनीज जिन्होंने ओनली लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी को बना के सेल करना चालू किया है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इवन इंडिया से लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी का भी बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है। तो इन तीनों सेक्टर के अंदर भी दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ छिपी हुई है। अगर हम प्रॉपर मैनर में प्रॉपर मार्केट क्लस्टर के हिसाब से सिलेक्ट करके आगे बढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और चलिए बात करते हैं इसके भी और डिटेल डेटा के साथ, ताकि आपको पता चले कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। पहले हम बात करें 2024 के कैलेंडर ईयर के डेटा के मुताबिक नेचुरल डायमंड का जो वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट हुआ और इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है यूएसए। लास्ट ईयर उनका टोटल इंपोर्ट था 1,29,000 करोड़ का, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट था 40,845 करोड़। यानी कि इवन इस मार्केट में भी 68% अभी भी हमारे लिए गैप खड़ा है। आप हांगकॉन्ग देखिए, 1 लाख करोड़ के आजू बाजू उन्होंने इंपोर्ट किया था और इंडिया का एक्सपोर्ट 29,000 करोड़ था। यूएई के अंदर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहाँ पे 80% जितना मार्केट हमारे लिए खाली है, और आप नीचे के कंट्री देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 90% ये मार्केट हमारे लिए ओपन है। तो इवन नेचुरल डायमंड के अंदर भी बहुत सारे मार्केट जो हमने अभी भी टैप नहीं किए हैं वो हम टैप कर सकते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको गैप के तौर पे फुलफिल कर सकते हैं। हालांकि अगर डेटा देखने जाए तो ये दिखाता है कि नेचुरल डायमंड का लास्ट ईयर इंडिया से एक्सपोर्ट टोटल 170 से ज़्यादा कंट्री में हुआ था। तो ये वो प्रोडक्ट है जो हम खुद बनाते हैं और इसीलिए हम इसके डायरेक्ट एक्सपोर्टर दुनिया के कई कोनों में हैं। पर ये स्टोरी ज्वेलरी के लिए या जेमस्टोन के लिए नहीं है। चलिए बात करते हैं जेमस्टोन के बारे में। अब देखिए 7103 जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी जेमस्टोन की है, जिसमें प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस सारे जेमस्टोन आ गए। सफ़ायर ले लो, रूबी ले लो, या कोई भी तरह का और कोई भी कलर स्टोन ले लो, तो उसमें पूरी दुनिया के अंदर जो इंपोर्ट हुआ है वो आपको दिख रहा है। यूएसए के द्वारा 20,753 करोड़ का इंपोर्ट हुआ था, जबकि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था 911 करोड़ का। माने 95% से ऊपर का मार्केट यूएस के अंदर खाली है। सेम तरीके से आप हांगकॉन्ग, थाईलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, चाइना, इटली, यूएई, यूके, अगर ऐसे कंट्रीज़ देखेंगे यू विल फाइंड आउट दैट अनटैप पोटेंशियल मार्केट के अंदर या तो अनटैप पोटेंशियल परसेंटेज में ऑलमोस्ट 90% से ऊपर का डेटा आपको दिख रहा है। मतलब ये मार्केट हमारे लिए ऑलमोस्ट खाली है। अगर हम खाली जेमस्टोन को भी फोकस करें तो मुझे लगता है कि आप जेमस्टोन में अपना करियर बना सकते हैं। पहले जेमस्टोन को जानिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, उनको परखें और फिर कोई एक कैटेगरी में भी काम चालू करें तो डेफिनेटली यू कैन डू लॉट मोर वर्क इनसाइड द जेमस्टोन। अगर आप जयपुर को विजिट करते हैं तो कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो जेमस्टोन का ही काम करते हैं, एंड पूरी दुनिया के अंदर कई सारे ऐसे भी एक्सपोर्टर हैं जो नंबर 1 है। तो डेफिनेटली जेमस्टोन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप में छिपी हुई है। हमें उसको थोड़ा तराशना होगा, अच्छे से समझना होगा, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझना होगा, और फिर अगर इस प्रोडक्ट को अपने इमोशन के साथ बेचें तो मुझे लगता है दुनिया भर के अंदर मात्र जेमस्टोन को कनेक्ट करके भी आप बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर सकते हैं। एंड उसी तरह से अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करें जो कि 7104 में आता है, तो आप देख सकते हैं कि 2021-22 से इसकी स्टोरी चालू हुई एंड आज के दिन में ये फिगर्स आपके सामने हैं।
आप दुनिया के अगर टॉप इंपोर्टर देखें तो यूएसए, हांगकांग, यूएई, चाइना, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड बेल्जियम जैसे कई कंट्रीज ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। बट ऑब्वियस इनके इंपोर्ट की फिगर और इंडिया के एक्सपोर्ट की फिगर का अगर गैप देखें तो 70% से 90% का गैप आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटर चाइना है, क्योंकि मशीन मैन्युफैक्चरिंग जो पर्टिकुलरली लैब ग्रोन डायमंड का होता है वो चाइना के अंदर भी किया जाता है। हालांकि हम लोग इंडिया के अंदर लैब ग्रोन डायमंड को हैंड क्राफ्टेड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड डेफिनेटली इसी की बदौलत जो भी शेप हम डायमंड्स को देना चाहते हैं वो हम आराम से दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप पूरी दुनिया के अंदर डिमांड के तौर पे पाइकट डायमंड को देखें तो ये भी बड़ी डिमांड में है। पाइकट का मतलब आप जो भी शेप में डायमंड को मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हैं वो शेप में मैन्युफैक्चरिंग होता है, और इसमें इंडिया सबसे बड़ा हब है, चाहे आप नेचुरल की बात करें चाहे लैब ग्रोन की। तो दोस्तों ये हमने बात की कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक्चुअली जो प्रोडक्ट वाइज अपॉर्चुनिटी है वो भी कितनी बड़ी है। ये डेटा जो मैंने दिखाया वो तो मात्र टॉप कुछ कंट्रीज़ के हैं। अगर आप बाकी के कंट्रीज़ को फोकस करो तो आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ के अंदर एक बार तो खरीदी करता है। जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा खर्च करते हैं, जिनके पास कम है वो कम खर्च करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट की डिज़ाइंस को तैयार करके दें तो डेफिनेटली वर्ल्ड मार्केट इज़ टू ह्यूज। अब आपको एक सवाल हो सकता है कि ये डेटा जो है वो मुझे कहाँ से मिला। डेफिनेटली हर एक डेटा का सोर्स मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये फिगर कौन से पर्टिकुलर अमाउंट में है ये भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। एंड साथ में ये लिजिटिमेट सोर्स से लिया हुआ डेटा है जो कि आरटीसी ट्रेड मैप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट commerce.government.in से मैंने लिया है। तो ऑब्वियसली एक भी डेटा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी मैनिपुलेशन किया हो, या तो कोई भी डेटा ऐसा नहीं है जिनको आप क्रॉस वेरीफाई ना कर पाए। पर ये डेटा कैसे मिलता है इन सब डिटेल्स को हमने क्लास के दौरान रखा हुआ है। जैसे मैं ये स्टडी कर पा रहा हूँ वैसे आप भी आसानी से ये स्टडी कर पाएंगे, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप आगे बढ़ेंगे क्लास के अंदर तो बट ऑब्वियस इन सारी बातों को आप क्लियर कर पाएंगे। उसी तरह का एनालिसिस आप भी कर पाएंगे जो मैंने आपको दिखाया है, और आप अपने खुद के मार्केट को अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से चूज़ भी कर पाएंगे। तो दोस्तों बात एकदम क्लियर है, दुनिया भर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। इंडिया ने एक्सपोर्ट में जस्ट शुरुआत की है, और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के मार्केट को हम देखें तो 97% मार्केट हमारे लिए खाली है। एक छोटे से फिगर से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं और आप और हमारे जैसे कई और लोग अगर इस बिज़नेस के अंदर आ भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो गैप है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, इनका फिगर तकरीबन 68 लाख करोड़ है। आप एक बार ये डेटा को एनालिसिस करिए, आपको पता चलेगा 68 लाख करोड़ आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आप कितना बनाना चाहते हैं पैसा। जब मैं बात करता हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, सोचिए आपको खुद को आंसर मिल जाएगा कि खाली एक ही सेक्टर को फोकस किया जाए और एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में काम किया जाए तो भी हम दुनिया के कई कोनों में पहुंच सकते हैं और अपनी कैरियर जो है इस सेक्टर में बना सकते हैं। तो चलिए साथ में मिलके सबसे पहले सीखते हैं कि ये होता कैसे है, एंड डेफिनेटली उसके बाद आगे बढ़ते हैं दुनिया भर की जो मार्केट है उनको टैपिंग करने में। सो बट ऑब्वियस यहाँ पे कितने लोग फील्ड में आ रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट को कैसे देखते हैं और आप अपनी तैयारियां कैसे करते हैं। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम देखेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी कोर्स में एक्सप्लेन किए गए सभी टॉपिक्स के बारे में, यानी कि कोर्स का कंप्लीट कंटेंट और सभी टॉपिक्स के अंदर एक्सप्लेन किए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम वन बाय वन समझेंगे। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट और मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे कैसे आगे बढ़ना है, यह जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक कीजिए।